सिटिंग आसनास करेंगे, यानी कि बैठ कर करने वाले वो सभी आसन करेंगे जो हमारे फुल बॉडी पर काम करेंगे, क्योंकि आसनास हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं थेराप्यूटिक बेनिफिट बेशक किसी एक चीज पर हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरी बॉडी पर पड़ता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे वज्रासना। वज्रासना जैसे कि नाम है उसका, वज्र यानी कि ठोस मजबूत, तो ये वज्र आसना वज्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है। आपको किसी भी तरह की अगर डाइजेस्टिव इश्यू है, इनडाइजेशन है, खाना खाने के बाद भोजन पचता नहीं है, वो सभी हेल्थ इश्यूज इससे रिमूव होते हैं। तो वज्रासन को यूजुअली भोजन करने के बाद किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों लेग्स को पहले सीधा करें, बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी। पहले आप राइट लेग को फोल्ड करेंगे और नीचे लेंगे, फिर आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और अपनी एड़ियों को जोड़ेंगे और एड़ियों को जोड़ करके उनके ऊपर बैठेंगे। तो ये हमारा फाइनल पोज है जिसमें कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। अपना पोस्चर सभी जरूर चेक कर लें। दोनों एड़ियां जुड़ी हुई हैं, आप एड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे और आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, चिन ऊपर रहेगी और आंखों का फोकस बिल्कुल सीधे रहेगा। अब इस पोस्चर में कम से कम 3 से 5 मिनट मिनिमम जरूर बैठें। इसे कब करना है, यूजुअली भोजन करने के बाद अगर 5 से 10 मिनट आप वज्रासन करते हैं, आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा। हमारी पहले की सभी सीरीज में बहुत बार हमने जिंदगी बने आसान की पहली शुरू की सीरीज में बताया है कि भोजन हमेशा नीचे बैठ के करना चाहिए। जो नीचे बैठ के जब हम झुक करके भोजन करते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। भोजन करने के पश्चात एकदम से उठे नहीं, भागे नहीं, कोई काम नहीं करें। भोजन किया, थाली आपने साइड पे करी, आपने अपने हाथ धोए और तुरंत वज्रासन में बैठ जाएं। इस तरीके से बैठने पर आपका भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वज्रासन के बाद अब हम करेंगे शशांक आसन। इसी पोजीशन में रहना है लेकिन दोनों लेग्स को खोल देना है। दोनों लेग्स को खोल दें, एड़ियां थोड़ा सा खुल जाएंगी, पैर पीछे से ऐसे होंगे। पहले हमने पैर ऐसे रखे थे, अब वो पैर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। एड़ियां साइड पे आ जाएंगी और ये लेग्स खुल जाएंगी। अब हम करेंगे शशांक आसन, जो कि दूसरा सिटिंग आसन है। तो यहां से हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। धीरे धीरे वापस आए, फिर से इसे रिपीट करेंगे। अपने स्पाइन को सीधा रखें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए आगे जाएं। धीरे धीरे वापस आइए और दोनों लेग्स को वापस साथ में जोड़िए। दीदी, जो हमने शशांक आसन किया तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? शशांक आसन करने से सबसे पहले तो हमारी स्पाइन कल्चर होती है, स्पाइन को एक स्ट्रेच मिलता है और वो कल्चर होती है। सेकंड, सारा का सारा ब्लड फ्लो हमारे सिर की तरफ जाता है। तो जिन्हें हेयर फॉल की समस्या है, समय से पहले हेयर ग्रे होना और हेयर फॉल होना, उस पर ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। जितने भी आसनास अभी हम करेंगे जिसमें भी सिर नीचे होगा, वो सभी का ब्लड फ्लो सिर की तरफ होगा। तो जो हेयर फॉल की समस्या है और हेयर ग्रे होने की समस्या है, उससे आप बच सकते हैं। और साथ ही इसके साथ हमारे स्टमक पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा स्ट्रांग होता है। जैसे लोगों के वाइट भी हो जाते हैं बाल, तो वो भी सही करते रहने से, उसके लिए तो फिर शीर्ष आसन है और बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ एक आसन करने से नहीं होता है। देयर इज एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक इंटीग्रेशन के साथ जब चीजें करी जाती हैं तब एक समस्या का हल होता है।
और साथ ही ये ध्यान रखें कि इसे किसको नहीं करना है। वज्रासन और शशांक आसन, जिनको रूमेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, क्योंकि प्रॉपरली वो फोल्ड नहीं कर पाएंगे या स्ट्रेच और स्वेलिंग बढ़ सकती है, तो वो लोग नहीं करें। और साथ ही जिनको पेप्टिक अल्सर होता है और गैस्ट्राइटिस है, क्योंकि जब हम शशांक आसन में इस पोजीशन में आएंगे तो गैस्ट्रिक ट्रबल और बढ़ जाएगी जी। और जिनको पेप्टिक अल्सर रहता है यानी कि बर्निंग इशू रहता है, वो भी बढ़ सकता है। इसलिए ये दो तरह की अगर प्रॉब्लम किसी को है तो वो इस शशांक आसन को नहीं करें। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं तीसरे आसन की ओर, वो है सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना के लिए आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। दोनों पैरों को, दोनों एड़ियों को जोड़कर भी कर सकते हैं और थोड़ा सा खोल कर भी कर सकते हैं। इसे करने का तरीका है, अगर खोल के कर रहे हैं तो थोड़ा सा खोलें और ऐसे धीरे धीरे पहले कोहनियां नीचे लगाएं और फिर सीधे नीचे लेकर जाएं। फिर धीरे से कोहनियां नीचे टच करें, कोहनियों की मदद से ऊपर उठें और धीरे से उठ करके बैठे। अब हम सुप्त वज्रासन को मैं दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। यहां से हम दोनों लेग्स को चाहे फोल्ड करके करें चाहे खोल के करें, तो ऐसे धीरे से पहले कोहनियों के बल, फिर जब वापिस आना है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, स्पाइन को कल्चर करता है, हमारे एड़ियां और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंकल जॉइंट, हमारे पांव, उनको भी स्ट्रेंथन करता है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कौन इसे नहीं कर सकते? अगेन, अगर किसी को रोमैटिक इश्यूज हैं और आपको स्पाइन में बहुत ज्यादा पेन है, वो लोग इसे नहीं करें। और अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है कि थोड़ा सा भी सिर नीचे किया और बीपी बढ़ता है या चक्कर आते हैं, तो वो लोग इसे नहीं करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। उसके लिए अपनी दोनों लेग्स को खोल दें, दोनों लेग्स को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों पैरों को आपस में जोड़ें, दोनों हाथों को यहां रखते हुए अपनी स्पाइन को एडजस्ट करें, बिल्कुल सीधा करें अपनी स्पाइन को। अब दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच करेंगे ऊपर, जितना हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आगे झुकेंगे धीरे धीरे और पैरों को टच करेंगे। वापस ऊपर, स्ट्रेच अप, बेंड, once more, stretch up, दोनों हाथों को साइड पे ले आए एंड रिलैक्स, पीछे लेके जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। अगेन, पश्चिमोत्तानासना करने से हमारी स्पाइन कल्चर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है और हमारे स्पाइन के मसल्स स्ट्रेच होते हैं, स्पाइन कल्चर होती है और साथ ही साथ अगेन हमारे सिर की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है। जिन्हें हार्ट की समस्या है, हाइपरटेंशन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो इसे नहीं करें। रेस्ट एवरीबॉडी कैन डू। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तानासना के बाद हम करेंगे उष्ट्रासना, यानी कि जितना फॉरवर्ड बेंडिंग उतना बैकवर्ड बेंडिंग भी करेंगे। सभी आसनास में आप एक चीज खूबसूरती देखेंगे कि सभी आसनास एक दूसरे के बाद जो सीक्वेंस रहता है वो उसका काउंटर पोज रहता है।
अगर हम लेफ्ट गए हैं तो राइट जाएंगे, आगे गए हैं तो पीछे जाएंगे, क्योंकि कभी भी किसी आसन को अधूरे में नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जब हम आगे बेंड करते हैं तो पूरा ब्लड फ्लो सिर की तरफ जाता है, तो उतना ही पीछे भी जाना जरूरी है। आगे बेंड हुए तो पीछे भी बेंड होना जरूरी है, पीछे हुए हैं तो उसका काउंटर पोज आगे बेंड होना जरूरी है। तो वो कंप्लीट कर देता है एक दूसरे को। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे कैमल पोज, यहाँ हम इसे कहते हैं उष्ट्रासना। उष्ट्रासना करने से पहले इसके लिमिटेशंस जान लेते हैं। लिमिटेशंस में जिनको रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, हार्ट सर्जरी हुई है, वो इसे नहीं करें। जिनको हाइपरटेंशन रहती है या फिर सिर नीचे करने पर चक्कर आते हैं, वर्टिगो रहता है, वो इसे नहीं करें। रेस्ट एवरीबॉडी कैन डू। तो दोनों हाथ अपने बैक में, लोअर बैक में यहाँ पर रखेंगे और कोहनियों को अंदर की तरफ रखेंगे। धीरे धीरे बेंड होंगे। फाइनल पोज में अपने कंधों को पीछे की तरफ और पेट को आगे की तरफ पुश करें। जब वापस आए तो पहले कमर पर हाथ रखें और धीरे से यहां करके नीचे बेंड बनाएं। फिर से करेंगे एक बार। अपने घुटनों के बल आए, दोनों हाथ कमर पर रखें। मेंटेन योर बैलेंस। वापस आए। Stay here. Come back and relax. उष्ट्रासना के भी बेनिफिट्स हैं कि इससे भी हमारी स्पाइन कल्चर होती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है, और साथ ही क्योंकि हमारे सिर की तरफ इसका ब्लड फ्लो ज्यादा जाता है तो हेयर फॉल की समस्या इससे खत्म होती है। बहुत अच्छे आसन आपने बताए दीदी कि कैसे ये हमारे हेयर फॉल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लोग आज के समय बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद काफी लोगों के जो हेयर फॉल है वो ज्यादा हो रहे हैं। तो आई होप कि वो सभी लोग ऐसा करें, आसन करना शुरू करें और इसका लाभ लें। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आसनास करने में मज़ा आ रहा होगा और समझ आ रहा होगा कि इसे किस तरीके से करना है, और इसके बेनिफिट्स भी आपको समझ आ रहे होंगे, और जिन्हें नहीं करना है उन्हें भी पता चल रहा होगा कि उन्हें कौन कौन से आसन नहीं करने हैं। तो देखते रहिए हमारी विशेष सीरीज़ डिवाइन योग और आपका अपना पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।